नेक्स्ट हम देखते हैं साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि एक तो हमारा स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर हो गया ग्लूकोज का, लेकिन साइंटिस्ट ने कुछ और रिएक्शन कराया ग्लूकोज का अलग अलग केमिकल कंपाउंड से। जैसे इन्होंने एक रिएक्शन करवाया था सिर्फ रिएजेंट के साथ, और उन्होंने टेस्ट किया कि सिर्फ टेस्ट देता है कि नहीं देता। नॉर्मली हम लोग देखते हैं कि जो कार्बोनाइल कंपाउंड होते हैं वो सभी सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड से रिएक्शन करते हैं और हाइड्रोजन सल्फाइड कंपाउंड देते हैं, है ना। तो जैसे इसका अगर हम रिएक्शन कराएं तो यहाँ पे पाई बॉन्ड शिफ्ट होगा, यहाँ माइनस चार्ज आएगा, यहाँ प्लस चार्ज आएगा, Na प्लस में टूटता है H माइनस में, Na ऑक्सीजन के साथ चला जाएगा और HSO3 कार्बन के साथ जुड़ जाएगा। तो हमें क्या प्रोडक्ट मिल जाएगा, कार्बन। यहाँ पे हमें ONA मिल जाएगा और यहाँ पे हमें HSO3 हाइड्रोजन सल्फाइड मिल जाएगा। तो ये होता है जब हम लोग सिर्फ रिएजेंट के साथ रिएक्शन करते हैं, ठीक। तो नॉर्मली जब कार्बोनाइल कंपाउंड का सिर्फ रिएजेंट के साथ रिएक्शन यानी सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ रिएक्शन करते हैं तो हमें ये प्रोडक्ट मिलता है। बाद में क्या होता है, Na यहाँ पे आ जाता है, H यहाँ पे चला जाता है, तो ये हमें फाइनली क्या प्रोडक्ट मिल जाता है, ये कार्बन आ गया, यहाँ पे हमें OH और यहाँ पे SO3 Na मिल जाएगा, Na प्लस और SO3 माइनस, ये हमें मिल जाता है। क्लियर है, ठीक है। ठीक से बना, ठीक। तो ये मिलता है जब हम लोग सिर्फ रिएजेंट का रिएक्शन कार्बोनाइल कंपाउंड के साथ करते हैं। अब जब उन्होंने इस सिर्फ रिएजेंट का यानी सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड का रिएक्शन किससे कराया, ग्लूकोज के साथ कराया, क्योंकि ग्लूकोज में तो एल्डिहाइडिक ग्रुप यानी कि कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट होता है। तो वहां पे उन्होंने देखा कि जब उन्होंने ग्लूकोज के साथ रिएक्शन कराया, ग्लूकोज का सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ रिएक्शन कराया, तो उन्होंने देखा वहां पे कोई रिएक्शन नहीं हो रहा था। बट ग्लूकोज में तो कार्बोनाइल ग्रुप प्रेजेंट होता है, तो इसको सिर्फ टेस्ट देना चाहिए, तो ये क्या कर रहा था, सिर्फ टेस्ट नहीं दे रहा था। तो एक साइंटिस्टों ने ये ऑब्जर्वेशन किया कि ग्लूकोज जो है तो सिर्फ टेस्ट नहीं देता है, ग्लूकोज जो है तो सिर्फ टेस्ट नहीं देता है। एक और ऑब्जर्वेशन उन्होंने क्या किया कि हमने ग्लूकोज से क्या बनाया था, ग्लूकोज पेंटा एसीटेट बनाया था। तो उन्होंने ग्लूकोज पेंटा एसीटेट का, देखिए जैसे ये हमारा ग्लूकोज पेंटा एसीटेट हो गया है ना, इसमें क्या होता था, H होता था, यहाँ पे O होता था, H हट जाता था तो उसके जगह में क्या जुड़ जाता था, OCOCH3 जुड़ जाता था। ये चार होते थे और नीचे में और आपके क्या होता था, CH2O और H हट जाता था तो वहाँ पे OCOCH3 जुड़ जाता था, ठीक। तो ये हमें मिलता था पेंटा एसीटेट। अब ये ग्लूकोज पेंटा एसीटेट का जब उन्होंने रिएक्शन करवाया, किसके साथ कराया, हाइड्रोक्सिल अमाइन के साथ। अब हमें पता है कि जो हाइड्रोक्सिल अमाइन होता है वो जब भी कार्बोनाइल ग्रुप के साथ रिएक्ट कर लेता है तो वहां से वाटर बाहर हो जाता है, यहाँ का ऑक्सीजन और यहाँ का हाइड्रोजन बाहर हो जाता है और ये जाके उससे अटैच हो जाता है। लेकिन उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि जब उन्होंने पेंटाएसिटेट का रिएक्शन हाइड्रोक्सिल अमाइन के साथ किया तो यहाँ पे भी रिएक्शन नहीं हो रहा था, जबकि पेंटाएसिटेट में तो कार्बोनाइल ग्रुप प्रेजेंट है, लेकिन उसके बाद भी हाइड्रोक्सिल अमाइन से रिएक्शन नहीं शो कर रहा था। तो यहाँ से साइंटिस्टों को ये पॉसिबिलिटी लगी कि ग्लूकोज के एक से ज्यादा स्ट्रक्चर पॉसिबल है। क्लियर है, तो यहाँ से इन्होंने एक से ज्यादा स्ट्रक्चर ग्लूकोज के होंगे ऐसी पॉसिबिलिटी करके इस पर और ज्यादा रिसर्च किए, है ना। सिर्फ रिएजेंट के साथ रिएक्शन नहीं कर रही, हाइड्रोक्सिल अमाइन के साथ रिएक्शन नहीं कर रही, मतलब कि यहाँ पे कुछ चेंजेस है, ठीक है। साइंटिस्ट ने जब ये ऑब्जर्वेशन देखा कि ग्लूकोज में कार्बोनाइल ग्रुप प्रेजेंट होने के बाद भी ये सिर्फ टेस्ट नहीं देता है और ना ही हाइड्रोक्सिल अमाइन के साथ रिएक्शन नहीं करता है, तो वहां पे उन्होंने अंदाजा लगाया कि ग्लूकोज का एक से ज्यादा स्ट्रक्चर पॉसिबल है, ठीक है। तो
इसके बाद इन्होंने दो चीजें की। इन्होंने ग्लूकोज के कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन का क्रिस्टलाइजेशन किया, है ना। इन्होंने क्या किया, ग्लूकोज के कॉन्सेंट्रेटेड ग्लूकोज के सैचुरेटेड सॉल्यूशन का क्या कराया, क्रिस्टलाइजेशन किया। तो जब इन्होंने क्रिस्टलाइजेशन किया तो जैसे मान लीजिए आपका ग्लूकोज है ना, ये ग्लूकोज का आपका सैचुरेटेड सॉल्यूशन है। ठीक, तो इन्होंने क्या किया, ग्लूकोज के सैचुरेटेड सॉल्यूशन का क्रिस्टलाइजेशन कराया, सैचुरेटेड कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन का क्या कराया, क्रिस्टलाइजेशन कराया। इन्होंने इसका दो टाइप से क्रिस्टलाइजेशन कराया। एक का क्रिस्टलाइजेशन इन्होंने कराया 303 केल्विन पे, क्या कराया, क्रिस्टलाइजेशन। ठीक, और एक को इन्होंने क्रिस्टलाइजेशन किया 371 केल्विन पे। ठीक, एक को 303 केल्विन पे किया और एक को मतलब उसी कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन को 303 और 371 केल्विन पे क्या किया, उसका क्रिस्टलाइजेशन किया। इसके बाद इन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि इसमें से जो ग्लूकोज उनको मिलता है क्रिस्टलाइन फॉर्म में, जो उनको ग्लूकोज मिला वो मिला इनको, उसका उन्होंने नाम दिया अल्फा ग्लूकोज, यानी कि अल्फा डी प्लस ग्लूकोज। इसका इन्होंने नाम दिया अल्फा डी प्लस ग्लूकोज। अब इस ग्लूकोज का जो मेल्टिंग पॉइंट था वो था हमारा 419 केल्विन। मेल्टिंग पॉइंट इसका 419 केल्विन था। और ये जो है तो पीपीएल लाइट को, ये पीपीएल लाइट को 110 डिग्री सेल्सियस में रोटेट करता था, है ना। ये रोटेशन कितना था इसका, स्पेसिफिक रोटेशन, देखिए दोनों ग्लूकोज क्या करते हैं, पीपीएल लाइट को हमें पता है क्लॉकवाइज रोटेट कर देते हैं। तो ये कितने में रोटेट कर रहा था, ये 110 डिग्री सेल्सियस पे रोटेट कर देता था। ठीक है, उसके बाद जिस सैचुरेटेड सॉल्यूशन, ग्लूकोज के सैचुरेटेड सॉल्यूशन का 371 केल्विन में क्रिस्टलाइजेशन किया गया, ठीक है, उसका इन्होंने क्या नाम दिया, उसका नाम दिया उन्होंने बीटा डी, है ना। क्या नाम दिया, बीटा डी ग्लूकोज, बीटा डी प्लस ग्लूकोज, इसका नाम दिया उन्होंने बीटा डी ग्लूकोज। इसका जो मेल्टिंग पॉइंट था वो था 430 केल्विन। ठीक है, और इसका जो स्पेसिफिक रोटेशन था ये था 19.60 डिग्री सेल्सियस। ठीक, तो इस तरीके से इन्होंने अलग अलग टेम्परेचर पे ग्लूकोज के कॉन्सेंट्रेटेड सैचुरेटेड सॉल्यूशन का क्रिस्टलाइजेशन किया। तो इन्होंने दो अलग अलग टाइप के ग्लूकोज मिले, एक का नाम इन्होंने अल्फा डी ग्लूकोज दिया, दूसरे का नाम बीटा डी ग्लूकोज दिया। एक का मेल्टिंग पॉइंट 419 था, एक का 423 था। एक जो है तो पीपीएल लाइट को 110 डिग्री में रोटेट कर रहा था और दूसरा 19.60 डिग्री पे रोटेट कर रहा था। क्लियर, तो इस तरीके से इन्होंने ग्लूकोज के दो टाइप बनाए। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। ठीक है, तो देखिए नॉर्मल जैसे ये हमारा ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है। अब इस ग्लूकोज में देखिए ये हमारा है कौन सा, ये हमारा एल्डिहाइड ग्रुप है। ठीक, पाई बॉन्ड को अगर हम लोग इधर शिफ्ट कर दें ऑक्सीजन के साइड तो इसमें नेगेटिव चार्ज आ जाता है, इसमें पॉजिटिव चार्ज। और यहाँ पे हमारा कौन सा है, CH2OH, है ना, नीचे वाला कार्बन। अब देखिए हमेशा याद रखिएगा, इसको ऐसे ही रहने दीजिए, CH2OH, CH2OH, ये OH ग्रुप है। ठीक, अब देखिए अब OH ग्रुप में जो हमारा O होता है वो माइनस में और H किस में होता है, प्लस में होता है। ठीक है, तो क्या होगा, ये H जाएगा हाइड्रोजन के साथ जुड़ जाएगा, ऑक्सीजन के साथ जाके जुड़ जाएगा, क्या बना लेगा, OH। तो यहाँ पे आप बना लीजिए OH। और ये जो ऑक्सीजन है ये कार्बन के साथ जुड़ जाएगा, तो यहाँ से हम लोग इसको कार्बन के साथ जोड़ देंगे, है ना। ये यहाँ पे हाइड्रोजन वहां पे चला गया और ये ऑक्सीजन जुड़ जाएगा इधर, मतलब हम इसको सीधा यहाँ से जोड़ देंगे। ठीक,
OH ग्रुप जाके जुड़ गया यहाँ पे। ठीक, तो इसमें याद रखिएगा कि अगर ये जो OH जुड़ा है, ये H जाके ऑक्सीजन में जुड़ा है, अगर ये कार्बन के पहले नंबर के कार्बन के राइट साइड में बनना है, राइट साइड में अगर बनेगा तो उसका नाम हम लोग क्या रखेंगे, अल्फा डी ग्लूकोज। क्लियर है। C1 कार्बन में अगर OH राइट साइड जुड़ता है तो हम उसको कहते हैं अल्फा डी ग्लूकोज, याद रखिएगा। क्लियर। अब यही OH को अगर हम लोग लेफ्ट साइड में जोड़ दें, C1 कार्बन में लेफ्ट साइड में अगर जुड़ जाए तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे बीटा डी ग्लूकोज। इसको याद रखिएगा। ठीक। अच्छा, इसमें क्वेश्चन आएगा कि ये जो हाइड्रोजन है ये सबसे नीचे वाले कार्बन कहीं क्यों जा रहा है। तो देखिए, अगर ये यहाँ वाले कार्बन से जाएगा तो रिंग रिंग जो बनेगी वो बड़ी रिंग बनेगी, इसमें नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा होंगे, तो यहाँ पे ये जो रिंग बन रही है ये मोर स्टेबलाइज होगी, है ना। तो जितना बड़ा रिंग होगा वो उतना ज्यादा स्टेबल होगा, इसलिए हाइड्रोजन हमेशा नीचे वाले कार्बन से ही जाता है ना। तो इसको याद रखिएगा। तो हमको स्टेबलाइज रिंग बनाना है, इसलिए हम नीचे वाले कार्बन के हाइड्रोजन को जोड़ते हैं। क्लियर है। वहां पे मैंने एनोमेरिक कार्बन लिखा है, तो यही जो C1 कार्बन होता है ना, जिसमें से सब्स्टिट्यूशन होता है O और H का, इसको हम लोग कहते हैं एनोमेरिक कार्बन। इसको आप लोग एनोमेरिक कार्बन भी डाल सकते हैं। क्लियर है। तो यहाँ पे आप ये कह सकते हैं कि ये जो ग्लूकोज होता है हमारा, है ना, ये अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज, ये दोनों ग्लूकोज का मिक्सचर होता है ना, क्योंकि इसी से अल्फा डी भी बन गया है, बीटा डी भी बन गया है, दोनों का ग्लूकोज यही है। तो इन दोनों के मिक्सचर को हम लोग बोल सकते हैं कि दोनों का मिक्सचर ही हमारा ग्लूकोज होता है। ठीक है। अब इस ग्लूकोज का हम लोग साइक्लिक स्ट्रक्चर भी बना सकते हैं, है ना। इसका अगर हम लोग साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाए, ठीक है, तो देखिए इसका हम लोग साइक्लिक स्ट्रक्चर बना देते हैं। देखिए, तो ग्लूकोज का जो हम लोग साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाते हैं उसमें हम लोग ग्लूकोपाइरानोज वर्ड यूज करते हैं। पाइरानोज क्या होता है उसके पहले मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, ये स्ट्रक्चर जो होता है इसमें भी 6 कार्बन होते हैं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, इसमें 6 बना लीजिए, 6 कार्बन, 6 मेंबर्ड। तो ग्लूकोज हमारा अल्फा डी और बीटा डी ग्लूकोज का मिक्सचर होता है। ठीक है, ये हमारा नॉर्मल हो गया, या इसी को हम लोग कंबाइंड फॉर्म में ग्लूकोज भी बोलते हैं। तो ग्लूकोज का स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर तो होता ही है ना, तो ये आपको याद रखना है। इसके अलावा इसमें साइक्लिक स्ट्रक्चर हम लोग देख लेते हैं ना, ग्लूकोज के साइक्लिक स्ट्रक्चर। तो देखिए, साइक्लिक स्ट्रक्चर बताने से पहले मैं आपको बता दूं ग्लूकोज कैसे होता है। ग्लूकोज हमारा 6 मेंबर्ड होता है। अब साइक्लिक बनाएंगे तो रिंग स्ट्रक्चर बनेगा, तो 6 मेंबर्ड रिंग स्ट्रक्चर बनेगा इसका। 6 मेंबर्ड रिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे हम लोग ग्लूकोज का। तो ग्लूकोज का जो स्ट्रक्चर होता है वो याद रखिएगा 6 मेंबर्ड पाइरानोज स्ट्रक्चर से मैच करता है। ये हमारा पाइरानोज स्ट्रक्चर। ठीक है। ग्लूकोज का जो स्ट्रक्चर है ये भी 6 मेंबर्ड है। क्लियर है। इसमें भी ऑक्सीजन है, ग्लूकोज में भी ऑक्सीजन होगा। ठीक है। तो क्योंकि ग्लूकोज का स्ट्रक्चर पाइरानोज से मैच करता है, पाइरानोज स्ट्रक्चर से मैच करता है, इसीलिए जब हम लोग इसका ग्लूकोज का साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाएंगे तो उसमें हम लोग पाइरानोज वर्ड यूज करते हैं। तो जैसे देखिए, ग्लूकोज का हम लोग साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाते हैं। जैसे देखिए, हमारे पास अल्फा डी ग्लूकोज है, पहले हम लोग बात करते हैं अल्फा डी ग्लूकोज का। ठीक है। तो जैसे देखिए, ये हम लोग का है अल्फा डी ग्लूकोज, इसमें जो पहले नंबर का कार्बन होता है, पहले नंबर का कार्बन में उसमें OH राइट साइड होता है, H लेफ्ट साइड होता है। ठीक है। उसके बाद कार्बन,
लास्ट में होता है CH2OH। 1 2 3 4 5 6 बार, ठीक। ये हमारा हो गया अल्फा डी ग्लूकोज। ये हमारा अल्फा डी, इसमें OH कहाँ साइड, कहाँ जुड़ा है, राइट साइड में। और ये लास्ट वाला कैसे जुड़ा होता है, ये हमारा कार्बन से ऐसे जुड़ा होता है। तो ये आपका हो गया अल्फा डी ग्लूकोज, ठीक है। ये हमारा अल्फा डी प्लस ग्लूकोज। अब इसका जब आप साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाएंगे तो इसको आप ऐसे लेटा दीजिए, ठीक है। पाइरानोज स्ट्रक्चर के जैसा ही है। इसको भी हम लोग ऐसे स्लैंटिंग लेटा देते हैं। तो देखिए इसको लेटाएंगे तो एक ऐसा स्ट्रक्चर बन जाएगा। इसको ऐसा बनाइए, लेटाएंगे तो ऐसा बन जाएगा। ऑक्सीजन को यहाँ पे बना दीजिए, बाकी सब एज इट इज रहे, ठीक। ऐसा यहाँ पे हमने ऑक्सीजन बना दिया, तेल लेट गए, ठीक। अब देखिए, अब इसमें जो जो राइट साइड है, ये आपका पहले नंबर का कार्बन है, दूसरे नंबर का कार्बन है, तीसरा है, चौथा है, पांचवा है, छठा है, ठीक। पहले नंबर के कार्बन में OH जो राइट साइड है उसको नीचे बनाइए। तो ये मान लीजिए हमारा पहले नंबर का कार्बन है, यहाँ से शुरू करते हैं। तो यहाँ से OH नीचे हो जाएगा, H ऊपर हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा दूसरे नंबर का कार्बन है, दूसरे नंबर के कार्बन में भी OH क्या है, नीचे साइड है, H ऊपर साइड है, ठीक। उसके बाद तीसरे नंबर का कार्बन, तीसरे नंबर के कार्बन में H नीचे साइड है, OH ऊपर साइड है। चौथे नंबर का कार्बन, यहाँ पे OH नीचे साइड आएगा, H ऊपर साइड आएगा, ठीक। उसके बाद पांचवे में क्या है, CH2OH है। CH2 को ऐसे बना लीजिए, CH2 को हमेशा ऊपर बनाइएगा, और ये H। तो ये हो गया हमारा इसका साइक्लिक स्ट्रक्चर, ठीक है। साइक्लिक स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है। देखिए अब इसी का जब हम लोग, ये हमारा अल्फा डी ग्लूकोज का साइक्लिक स्ट्रक्चर हो गया ना, इसको बोलते हैं अल्फा डी ग्लूपाइरानोज, ठीक है। अब इसका अगर हम लोग बीटा बनाएंगे तो बीटा में आप क्या कीजिएगा, यहाँ पे खाली पोजीशन किसका चेंज करना है, पहले नंबर के कार्बन का। OH ऊपर चला जाएगा, H नीचे आ जाएगा, बाकी सब एज इट इज रहता है। तो बीटा आप बनाएंगे तो ये हमारा अल्फा वाला हो गया। बीटा बना लीजिए। बीटा में क्या करना है हमको, यहीं पे बना लेते हैं बीटा में। सब कुछ एज इट इज रखना है, बस पहले नंबर के कार्बन का जो OH है, क्योंकि ये राइट साइड है, उसमें लेफ्ट साइड हो जाता है, तो OH को क्या करना है हम लोग को ऊपर साइड रखना है, ठीक है। बाकी सब एज इट इज, यहाँ पे भी सेम रहेगा, CH2OH, H यहाँ पे भी सेम रखिए, OH H यहाँ पे भी सेम, OH H, और यहाँ पे भी सेम HOH। ये हो जाएगा हमारा बीटा वाला स्ट्रक्चर, ये हमारा अल्फा वाला स्ट्रक्चर हो जाएगा, बीटा वाला स्ट्रक्चर, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसका साइक्लिक स्ट्रक्चर भी बना सकते हैं, ठीक। तो ये दो स्ट्रक्चर, एक अल्फा के बना लिए हम लोग, बीटा के बना लिए। बस अल्फा और बीटा में आपको एक ही फर्क करना है, अल्फा में OH राइट साइड होता है तो यहाँ पे OH नीचे है, बीटा में राइट लेफ्ट साइड होता है तो यहाँ पे बीटा में OH ऊपर हो जाएगा, बाकी एज इट इज रहेगा, ठीक है। अब इसका जैसे नाम लिखेंगे तो जैसे मैं बताया था पाइरानोज की जैसे इसका स्ट्रक्चर होता है, तो इसका नाम, क्योंकि ये अल्फा डी से बना है तो इसका नाम हो जाएगा अल्फा डी प्लस ग्लूको ग्लूकोपाइरानोज, पाइरानोज, ठीक। और ये हो जाएगा हमारा बीटा, बीटा डी प्लस ग्लूकोपाइरानोज। ऐसे करके आप इसका स्ट्रक्चर बना सकते हैं। ये हो जाएगा हमारा रिंग स्ट्रक्चर ग्लूकोज का, ये भी इंपॉर्टेंट है ना, इसको भी बना लीजिए। तो ठीक से स्पेलिंग लिख लीजिए, क्लियर। ये हमारे अल्फा डी ग्लूकोपाइरानोज और बीटा डी ग्लूकोपाइरानोज दो स्ट्रक्चर बन जाएंगे।